नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अमोघ नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर। जैसा कि हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड, सबसे पहले हमने लीवर पढ़ा था, उसके बाद किडनी पढ़ी और आज हम एक और वाइटल ऑर्गन आपके सामने लेके आए हैं। वो वाइटल ऑर्गन है हमारे पास लंग्स। कौन सा है? लंग्स। तो आज हम लंग्स के बारे में जानने वाले हैं, सभी प्रकार की कुछ रोचक जानकारियां, कुछ ऐसी जानकारियां जिससे हम अभी तक थोड़े से बचे हुए हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति चाय पीता है और कॉफी पीता है और वो हमारे पास आके बैठ जाए तो हम पता नहीं लगा सकते हैं कि वो चाय पी के आया है कि कॉफी पी के आया है। मगर वही व्यक्ति अगर शराब पी के हमारे पास बैठ जाए और 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग को ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति शराब पी के आया है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें उसकी स्मेल का रोल होगा। कहीं ना कहीं तो इसमें स्मेल का रोल होगा। स्मेल हम तक चाय और कॉफी की नहीं पहुंच पाई, मगर शराब की कैसे पहुंच गई? तो शराब की स्मेल पहुंचने के लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार हो सकता है? इसका मतलब लंग्स जिम्मेदार हो सकता है। यह है हमारे पास एक रोचक जानकारी। उसके अलावा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बातें तो हम बहुत सारी करने वाले हैं। जो बीच बीच में कुछ तथ्य छिपे होते हैं वो भी आज अपन सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम किसके बारे में? हम लंग्स के बारे में, कि मानव शरीर के अंदर लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, परमात्मा ने इसको क्यों बनाया है? तो परमात्मा ने इसको इसलिए बनाया है ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए प्राण वायु को ले सके और शरीर में जो विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस हो रही है वो सारी रिएक्शंस के द्वारा एक वेस्ट निकल रहा है। उस वेस्ट की गैस का नाम है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां? हमारे शरीर से बाहर निकल सके। इसलिए प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन तो आ सके, मगर क्या निकल सके? हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके। शायद इसीलिए परमात्मा ने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर किसका निर्माण किया है? लंग्स का निर्माण किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर के अंदर कितने लंग्स होते हैं? तो मानव शरीर के अंदर हमारे पास 2 लंग्स होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी हैज 2 लंग्स। ह्यूमन बॉडी हैज 2 लंग्स। और यह जो 2 लंग्स होते हैं कहां होते हैं? यह होते हैं लाइज इन थोरेसिक कैविटी। लाइज इन थोरेसिक कैविटी। यह कहां होते हैं? यह हमारा थोरेसिक कैविटी में होता है। थोरेसिक कैविटी कहां होती है? तो थोरेसिक कैविटी होती है चेस्ट में। थोरेसिक कैविटी होती है चेस्ट में। तो हमारे पास 2 लंग्स है और 2 लंग्स जो होते हैं ये कहां होते हैं? या थोरेसिक कैविटी में होते हैं और चेस्ट में होते हैं। थोरेसिक कैविटी में होते हैं या चेस्ट में होते हैं। अब जो लंग्स होते हैं, यह लंग्स किस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? हमारे शरीर के अंदर जो लंग्स है उसका एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है? चलो सबसे पहले तो अपन ये बात कर लें कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो बाद में सीख लेंगे। सबसे पहले ये सीखें कि लंग्स बनना कब स्टार्ट हुआ। लंग्स बनना कब स्टार्ट हुआ? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं पहले, ताकि आपको पता तो लग जाए कम से कम कि लंग्स का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या क्या है। लंग्स का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब है कि जो बच्चा है वह 9 महीने या 280 दिन, 9 महीने या 280 दिन कैसे वह रह रहा है माता जी के गर्भाशय में। माता जी के गर्भाशय में, यानी कि कौन सा पीरियड बोले अपन इसको? इसको बोलेंगे अपन गेस्टेशनल पीरियड। कौन सा पीरियड बोले इसको अपन? गेस्टेशनल पीरियड। तो गेस्टेशनल पीरियड के अंदर किस प्रकार से हमारे लंग्स डेवलप होते हैं उसको अपन जानने वाले हैं, और उसी को अपन क्या नाम देने वाले हैं? एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या नाम देने वाले हैं? एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट नाम देने वाले हैं। चलो सीखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होते हैं। देखो, इस लंग्स का जो डेवलपमेंट है वो 5 स्टेजेस में देखा गया है। लंग्स का जो डेवलपमेंट है वह लगभग कितने स्टेज में देखा गया है? वह 5 स्टेज में देखा गया है। जो स्टेज नंबर 1 होती है उसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो स्टेज नंबर 1 होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। जो स्टेज नंबर 2 होती है इसको अपन बोलते हैं स्यूडो ग्लैंडुलर। स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज। क्या बोलते हैं? स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज बोलते हैं। तीसरी जो स्टेज होती है हमारे पास
वो होती है केनालिक्यूलर स्टेज। क्या होती है? केनालिक्यूलर स्टेज। कौन सी स्टेज होती है हमारे पास? थर्ड स्टेज केनालिक्यूलर स्टेज होती है। देखो पहली स्टेज कौन सी होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। दूसरी स्टेज कौन सी होती है? स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज होती है। तीसरी स्टेज कौन सी होती है? केनालिक्यूलर स्टेज होती है। और चौथी स्टेज कौन सी होती है हमारे पास? वो होती है सेक्युलर स्टेज। कौन सी स्टेज होती है भाई? सेक्युलर स्टेज होती है। देखो 4 स्टेज हो गई। स्टेज नंबर 1 है एम्ब्रियोनिक स्टेज, स्टेज नंबर 2 है हमारे पास स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज, तीसरी है हमारे पास केनालिकुलर स्टेज और चौथी है हमारे पास सेक्युलर स्टेज और पांचवी स्टेज होती है हमारे पास एल्वियोलर स्टेज। कौन सी स्टेज? एल्वियोलर स्टेज होती है। इसका मतलब हमारे पास यह 5 वर्ड आ गए हैं और इन पांचों वर्ड के द्वारा लंग्स का निर्माण होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक का निर्माण होगा। तो यहां पर जो एम्ब्रियोजेनिक स्टेज होती है कब से स्टार्ट हो जाती है? तो एम्ब्रियोजेनिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है 3rd वीक से। 3rd वीक का मतलब कौन सा दिन? 21 से 22वें दिन। 21 से 22वें दिन पे ये स्टार्ट हो जाती है। तीसरे वीक से ये स्टार्ट हो जाती है। तीसरे वीक से लेकर कब तक स्टार्ट होती है? ये तीसरे वीक से लेकर 6 वीक तक स्टार्ट होती है। तीसरे वीक से लेकर 6 वीक तक ये एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है? उसके बाद स्टेज आती है स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज। जो स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज होती है ये कहां से कहां तक रहती है? तो ये लगभग होती है 6 वीक से लेकर 16 वीक तक। 6 वीक से लेकर 16 वीक तक ये स्टेज होती है हमारे पास। देखो पहली स्टेज 3rd वीक यानी कि 21 से 22वें दिन में स्टार्ट हो गई। कब तक रही? 6 वीक तक रही। उसके बाद कौन सी स्टेज आई? स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज। 6 वीक से लेकर कौन से वीक तक रही? 16 वीक तक रही। तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास केनालिकुलर स्टेज। कौन सी स्टेज? केनालिक्यूलर स्टेज आती है। यह स्टेज कितने दिन तक रही? तो ये हमारे पास रहेगी 16 वीक से लेकर 28 वीक तक। 16 वीक से लेकर 28 वीक तक हमारे पास ये स्टेज रहेगी। 3 स्टेज हो गई। कौन कौन सी हो गई? एम्ब्रियोनिक, स्यूडोग्लैंडुलर और केनालिकुलर। देखो आगे बढ़ रहे हैं अपन। 3 वीक से लेकर 6 वीक, 6 वीक से लेकर 16 वीक, 16 वीक से लेकर 28 वीक तक ये स्टेज हमारे पास होती है। उसके बाद आती है कौन सी स्टेज? उसके बाद आती है सेक्युलर स्टेज। कौन सी स्टेज आती है? सेक्युलर स्टेज हमारे पास आती है। तो सेक्युलर स्टेज 28 वीक खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है और ये जाती है कितने वीक तक? ये जाती है 36 वीक तक। कितने वीक तक जाती है भाई? 36 वीक तक जाती है। उसके बाद एल्वियोलर स्टेज आती है हमारे पास और एल्वियोलर स्टेज जाती है 36 वीक के बाद जब डिलीवरी होगी उससे भी लेकर कितने साल तक? 8 साल तक। कितने भी साल तक? 8 साल तक। यानी कि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वो कंप्लीट मैच्योर कौन से साल में होगी? वो कंप्लीट मैच्योर होगी 8 साल में। बच्चा जब 8 साल का हो जाएगा तो उसकी सारी की सारी एल्वियोलाई क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी। सारी की सारी एल्वियोलाई क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि मानव शरीर में कितने लंग्स होते हैं? कि मानव शरीर में 2 लंग्स होते हैं। दोनों लंग्स कौन सी कैविटी में होते हैं भाई? कि थोरेसिक कैविटी में होते हैं। थोरेसिक कैविटी कहाँ होती है? कि भाई चेस्ट पे होती है। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं अपन की सबसे पहले लंग्स कैसे बने? तो लंग्स को बनने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक को बनने के लिए कितनी स्टेज की आवश्यकता है भाई? कि 5 स्टेज की आवश्यकता है। पांचों स्टेज कौन कौन सी होती है? देखो सबसे पहले कौन सी स्टेज लिखी हुई है? एम्ब्रियोनिक स्टेज लिखी हुई है। दूसरे नंबर पे स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज लिखी हुई है। तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? केनालिकुलर स्टेज लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? सेक्युलर स्टेज लिखा हुआ है। और पांचवें नंबर पे एल्वियोलर स्टेज लिखा हुआ है। तो हमारे पास इतनी सारी स्टेज है। यह एम्ब्रियोनिक स्टेज कहां से कहां चलती है? 3 वीक से 6 वीक तक चलती है। स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज कहां से कहां चलती है? 6 वीक से लेकर 16 वीक तक चलती है। केनालिकुलर स्टेज 16 वीक से लेकर 28 वीक तक चलती है। उसके बाद सेक्युलर स्टेज 28 वीक से लेकर 36 वीक तक चलती है। और उसके बाद एल्वियोलर स्टेज कौन सी वीक से है? 36 वीक से लेकर 8 साल तक चलती है। इसका मतलब सारी एल्वियोलाई मैच्योर कितने साल में हो जाएगी? 8 साल में हो जाएगी। कितने साल में हो जाएगी? 8 साल में हो जाएगी। देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब ये होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो हमने लिखी है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि यहां पर क्या बनने वाले हैं? यहां पर क्या बनने वाले हैं? तो यहां पर बनने वाला है फोरगट। क्या बनने वाला है यहां पर? फोरगट। देखो 3 प्रकार के गट होते हैं जिससे बच्चों के सारे ऑर्गन बनते हैं। फोरगट, मिडगट और हिंदगट। फोरगट, मिडगट और हिंदगट होता है। तो यहां पर जो सबसे पहले जो फोरगट बनता है
इसके द्वारा लंग्स की बट्स का निर्माण होता है। इसके द्वारा लंग्स की बट्स का निर्माण होता है। फोरगट कब बनता है? एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में बनता है, और फोरगट बनने के बाद लंग्स की बट बन जाते हैं, जिसका निर्माण 6 वीक तक हो जाता है। गट क्या होती है? तो गट ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो 3 प्रकार के डिवाइडेशन में बनाई गई है। किसी भी बच्चे के अंदर सारे ऑर्गन का डेवलपमेंट जो होता है 3 गट के द्वारा होता है, हिंदगट, मिडगट और फोरगट। तो फोरगट के द्वारा क्या बन रहा है? फोरगट के द्वारा हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक बन रहा है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी क्या बन रहा है? लंग्स बन रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज। क्या लिखा हुआ है? स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज। इसका मतलब है कि जब ये बनेगा तो बनने के बाद जैसे ये आगे बढ़ेगा, बनने के बाद जैसे ये आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। जैसे कि कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है? हमारे पास ब्रोंकियल ट्री बनेगा, उसके अलावा ऊपर से ट्रेकिया बनेगा, उसके अलावा एल्वियोलाई बनेगी। तो यह बनना स्टार्ट होंगे, मगर सबसे पहले ब्रोंकियल ट्री बनता है, उसके फिर बाद ऊपर की ओर ट्रेकिया बनता है, फिर एल्वियोलाई बनती है सबसे बाद में, एल्वियोलाई बनती है सबसे बाद में। तो यह बनना स्टार्ट हो जाता है, पहले ब्रोंकियल ट्री बनेगा। क्या बनेगा? ब्रोंकियल ट्री। फिर ट्रेकिया बनेगा, यानी अंदर की स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर कैनालकुलाई स्टेज आती है। इस कैनालकुलाई स्टेज के अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर पूरा का पूरा ब्रोंकियल ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पूरा का पूरा ब्रोंकियल ट्री है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। ब्रोंकियल ट्री कंप्लीट का मतलब ब्रोंकियल ट्री में क्या आता है? देखो, ब्रोंकियल ट्री में आता है ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, सेगमेंटल ब्रोंकियोल। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, सेगमेंटल ब्रोंकियोल। तो सभी प्रकार की शाखाएं जो है वो कहां बन जाएगी? वो बन जाएगी कैनालकुलाई स्टेज में। कहां बन जाएगी? वो कैनालकुलाई स्टेज में बन जाएगी। उसके बाद क्या बनेगा भाई? उसके बाद बनेगा रेस्पिरेटरी ट्री। उसके बाद क्या बनेगा भाई? रेस्पिरेटरी ट्री बनने वाला है। रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है? देखो, लंग्स के अंदर सभी प्रकार की ब्रोंकियल ट्री बन गई, और ब्रोंकियल ट्री बन गई। ब्रोंकियल ट्री बनने के बाद फिर वहां पर एल्वियोलाई के लिए सरफेस एरिया बनते हैं। एल्वियोलाई के लिए क्या बनते हैं? सरफेस एरिया बनते हैं। तो यहां पर बन गए हैं एल्वियोलाई के लिए सरफेस एरिया। क्या बन गए हैं? एल्वियोलाई बनने के लिए सरफेस एरिया बन गए हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्री का मतलब यह है कि ब्रोंकियल ट्री के साथ किसका जुड़ाव होना? ब्रोंकियल ट्री के साथ एल्वियोलाई के सरफेस एरिया का जुड़ाव होना, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री का बनना। और रेस्पिरेटरी ट्री जब बन जाता है तो उसके बाद एल्वियोलाई जो है वह बनना स्टार्ट हो जाती है। एल्वियोलाई जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। तो एल्वियोलाई वैसे तो कब बन जाती है? वैसे तो 32 वीक से लेकर 36 वीक के अंदर एल्वियोलाई बन जाती है, मगर ये कौन सी कंडीशन है? यह इमेच्योर अवस्था होती है। कौन सी कंडीशन होती है? इमेच्योर अवस्था होती है। देखो, इतनी सारी चीजें अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इतनी सारी चीजें अपन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपने को पता तो हो कौन सी स्ट्रक्चर कब बन रही है। 5 स्टेज के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा अपन ने। देखो, सबसे पहले कौन सी स्टेज? एम्ब्रियोनिक स्टेज। 3 वीक से लेकर 6 वीक तक सबसे पहले क्या बना? लंग्स की बट बनी। लंग्स की बट किसकी वजह से बनी? फोरगट की वजह से बनी। नंबर 2 पर क्या बना? स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज आया है। 6 वीक से लेकर 16 वीक तक ब्रोंकियल ट्री बना है, मैच्योर नहीं हुआ है, बनना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद कैनालकुलाई स्टेज आया है। 16 वीक से लेकर 28 वीक क्या बना है? ब्रोंकियल ट्री कंप्लीट हो गया है। ब्रोंकियल ट्री का मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल और पूरे की पूरी शाखाएं किसकी? ब्रोंकस की शाखाएं। सेक्युलर स्टेज आई है 28 से लेकर 36 वीक तक। रेस्पिरेटरी ट्री बना है और सरफेस एरिया बना है। सरफेस एरिया किसके लिए बना है? एल्वियोलाई के लिए बना है। एल्वियोल स्टेज आया है 36 वीक से लेकर 8 साल तक, और यहाँ पर क्या बन गई है? एल्वियोलाई बन गई है। वैसे एल्वियोलाई बनना कब स्टार्ट हो जाती है? 32 वीक पर बनना स्टार्ट हो जाती है, 36 वीक तक मैक्सिमम बन जाती है, मगर मैच्योर होने के लिए उसको कितने साल लगते हैं? मैच्योर होने के लिए लगते हैं उसको 8 साल। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा? 5 स्टेज के अंदर किसका डेवलपमेंट हो गया? लंग्स का डेवलपमेंट हो गया। किसका डेवलपमेंट हो गया? हमारे पास लंग्स का डेवलपमेंट हो गया। क्लियर है? तो हमने सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा है कि हमारे शरीर में कितने लंग्स होते हैं? हमारे शरीर में 2 लंग्स होते हैं। दोनों लंग्स जो होते हैं कहाँ होते हैं? थोरेसिक कैविटी में होते हैं। कहाँ होते हैं भाई? थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। थोरेसिक कैविटी कहाँ होती है? चेस्ट में होती है। कहाँ होती है? चेस्ट में होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अनुसार लंग्स कितनी स्टेज में कंप्लीट होता है भाई? 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। 5 स्टेज का नाम क्लियर हो चुका होगा। एम्ब्रियोजेनिक स्टेज होती है,
स्यूडोग्लैंडुलर स्टेज होती है, कैनालिकुलर स्टेज होती है, सेक्युलर स्टेज होती है और एल्वियोलर स्टेज होती है। तो सारा का सारा अपन लोग पढ़ चुके हैं, सारा का सारा डेवलपमेंट। अब बात करते हैं अपन लंग्स की। अब बात करते हैं अपन मेन लंग्स की बात करते हैं। तो जो लंग्स होता है वो लंग्स कैसा होता है? वो लंग्स बिल्कुल ऐसा होता है, ये बीचों बीच जो थोड़ी सी कैविटी होती है उसमें बीचों बीच एक लाइन पाई जाती है। इस लाइन का नाम होता है क्या? इस लाइन का नाम होता है मीडियास्टिनम। क्या लाइन का नाम होता है? मीडियास्टिनम इसका नाम होता है। ये जो लाइन होती है इस लाइन के दोनों ओर, इस लाइन के दोनों ओर, इस लाइन के दोनों ओर हमारे पास इस प्रकार से लंग्स पाए जाते हैं। इस लाइन के दोनों ओर हमारे पास इस प्रकार से ये यहाँ पर लंग्स पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा है देयर आर टू लंग्स, देयर आर टू लंग्स लाइज ऑन ईच साइड, देयर आर टू लंग्स लाइज ऑन ईच साइड। किसके ईच साइड पर? मीडियास्टिनम के। किसके ईच साइड पर होते हैं? मीडियास्टिनम के ईच साइड पर होते हैं। ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं अपन लोग लेफ्ट लंग्स, और ये वाला जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? राइट लंग्स। क्या बोलते हैं? राइट लंग्स। तो हमारे पास दो लंग्स हो गए, एक तो हो गया लेफ्ट लंग्स, एक हो गया हमारे पास राइट लंग्स। अब यहां पर जो लेफ्ट लंग और राइट लंग होता है वह मीडियास्टिनम के इधर होता है, या तो लेफ्ट में होता है या वो राइट में होता है। अब इसके अलावा इसके यहां पर अंदर चलें तो क्या होता है? तो अंदर चलने से पहले तो बाहर देखते हैं अपन क्या क्या होता है। हमारे लंग्स के पास चार सरफेस पाई जाती है, हमारे लंग्स के पास चार सरफेस पाई जाती है। जो सरफेस हमें यहां पर दिखती है इस सरफेस का नाम होता है अपेक्स, इस सरफेस का नाम होता है अपेक्स। जो सरफेस हमें यहां पर दिखती है इस प्रकार से, यह सरफेस, इसका नाम होता है बेस। क्या नाम होता है? बेस। और ऐसी सरफेस जो किसके कांटेक्ट में हो? रिब्स के कांटेक्ट में हो, उसको अपन बोलते हैं कोस्टल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? अपन कोस्टल सरफेस बोलते हैं। तो हमारे पास कितनी सरफेस हो गई? ऊपर ही ऊपर कौन सी हो गई? अपेक्स। उसके नीचे कौन सी हो गई? बेस। उसके अलावा लेटरल साइड पर कौन सी हो गई? कोस्टल सरफेस। कोस्टल का मतलब रिब्स, रिब्स के बॉर्डर के टच में होगी। कौन सी सरफेस हो गई? कोस्टल सरफेस हो गई। और बीचों बीच जो हमारे पास सरफेस होती है ये वाली सरफेस, इसका नाम है मीडियल सरफेस। क्या नाम है इसका? नाम मीडियल सरफेस। तो यहां लिख देते हैं इसका नाम, हमारे पास क्या नाम रहेगा इसका? इसका नाम रहेगा मीडियल सरफेस। क्या नाम रहेगा इस सरफेस का? मीडियल सरफेस। तो लंग्स के अंदर कितनी सरफेस हो गई हमारे पास? लंग्स के अंदर हमारे पास हो गई चार सरफेस। कितनी सरफेस हो गई? चार सरफेस। कौन कौन सी हो गई? अपेक्स ऊपर की ओर, बेस नीचे की ओर, लेटरल पे है कोस्टल सरफेस, और नीचे क्या है हमारे पास? मिडिल सरफेस। नीचे क्या है हमारे पास? मिडिल सरफेस होती है। तो हमारे पास दो लंग्स हैं लेफ्ट और राइट में। किसके लेफ्ट और राइट में है ये? तो ये लेफ्ट और राइट में है। किसके? ये मीडियास्टिनम के लेफ्ट और राइट में होता है। इसमें कितनी सरफेस हो गई? चार। ऊपर वाली अपेक्स हो गई, नीचे वाली बेस हो गई, इधर वाली कोस्टल सरफेस हो गई, इधर वाली कौन सी हो गई? मिडिल सरफेस हो गई। चार प्रकार की सरफेस हो गई। आगे बढ़ते हैं। यह चारों सरफेस किसके नाम पे होती है? देखो ये ऊपर की ऊपर है, अपेक्स है, इसका आधार बना हुआ है इसलिए बेस है। ये रिब्स के टच में है इसलिए कोस्टल सरफेस है, और यह बीचों बीच है इसलिए कौन सी सरफेस है? मिडिल सरफेस है। आगे बढ़ते हैं। यह जो लंग्स होता है इसमें भी थोड़े से वेरिएशन होते हैं। जैसे कि जो लेफ्ट लंग्स होता है, इस लेफ्ट लंग्स के अंदर यहां पर क्या होता है? लेफ्ट लंग्स के अंदर हमारे पास दो लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं। और जो हमारे पास राइट लंग्स होता है, इस राइट लंग्स में कितने लोब होते हैं? तो इस राइट लंग्स में होते हैं हमारे पास तीन लोब। कितने लोब होते हैं? तीन लोब होते हैं। देखो यह दो जो लोब होते हैं, इन दोनों लोब को अपन बोलते हैं, इसका नाम होता है सुपीरियर लोब। क्या नाम होता है? सुपीरियर लोब। और जो नीचे वाला लोब होता है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हमारे पास इंफीरियर लोब। क्या नाम होता है? इंफीरियर लोब नाम होता है। ये वाला जो लोब होता है तीन, तो इसमें ऊपर ही ऊपर वाले का नाम क्या हो गया? सुपीरियर लोब हो गया। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मीडियल लोब। और नीचे वाला जो लोब है इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया इंफीरियर लोब। कौन सा लोब हो गया? इसका नाम इंफीरियर लोब नाम हो गया। तो लेफ्ट लोब जो होते हैं, लेफ्ट साइड जो होती है उसमें दो लोब होते हैं, राइट साइड जो होती है उसमें कितने लोब होते हैं? उसमें तीन लोब होते हैं। तो तीन और दो मिला के टोटल लोब कितने हो गए हमारे पास? टोटल लोब हो गए हमारे पास पांच लोब हो गए।
अब इसमें रोचक जानकारियां क्या है, इसमें रोचक जानकारियां क्या है, इसमें रोचक जानकारियां यह है कि अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, देखो क्या प्रश्न पूछेगा आपसे, यहां लिख देते हैं आपके सामने। यहां आपसे प्रश्न पूछेगा कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन विच लोब ऑफ लंग्स, फाउंड इन विच लोब ऑफ लंग्स, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कौन से लोब में पाई जाएगी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कौन से लोब में पाई जाएगी। हमारे पास कितने लोब हो गए, हमारे पास हो गए 5 लोब। कौन कौन से लोब, इधर है हमारे पास सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, उधर है हमारे पास कौन से लोब, सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर। तो सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन होती है वह कौन से लोब में होती है, तो इसका आंसर है वह होती है दोनों के सुपीरियर लोब में, दोनों के सुपीरियर लोब में। क्योंकि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वह हवा जो है वह नीचे से कहां जाएगी, वो ऊपर की ओर जाएगी। तो नीचे से हवा जब ऊपर की ओर जाएगी तो इसका मतलब हवा का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगा, ऊपर ज्यादा होगा। इसी प्रकार अपन लोग इसको दैनिक भाषा में समझें, रोजाना की भाषा में समझें कि जो सिलेंडर हमारे पास होता है उसमें रेगुलेटर कहां लगा रहे हैं हम, नीचे लगा रहे हैं कि ऊपर लगा रहे हैं, तो रेगुलेटर ऊपर लगाते हैं क्योंकि हवा का कंसंट्रेशन कहां है, ऊपर की ओर है। अगर मान लो पानी होता, टंकी होती, तो नल कहां लगाते हैं, नीचे की ओर लगाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, पानी, और पानी का कंसंट्रेशन जो होता है वो ग्रेविटेशन को फॉलो करता है, इसलिए वो नीचे से निकलेगा, वो ऊपर से थोड़ी निकलेगा। ऊपर भेजने के लिए तो मोटर लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हवा का कंसंट्रेशन अपर वाले पार्ट पे ज्यादा है, लोअर वाले पार्ट पे कम है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि सुपीरियर लोब में भी कहां होता है, तो सुपीरियर लोब में भी कहां होता है, कौन से पार्ट पे होता है, तो अपेक्स पार्ट पे। कौन से पार्ट पे होता है, तो अपेक्स पार्ट पे होता है। तो सुपीरियर लोब में भी कहां होता है, अपेक्स पार्ट पे। तो यहां लिख देते हैं अपन कि यहां पर कौन से लोब में होता है भाई, तो यहां पर होता है यह कौन से लोब में, सुपीरियर लोब में। और सुपीरियर लोब का भी कौन सा पार्ट, अपेक्स पार्ट। सुपीरियर लोब का भी कौन सा पार्ट है, अपेक्स पार्ट। क्लियर है। तो प्रश्न संख्या 1 हमारे क्लियर हो गई कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन फाउंड इन द विच लोब ऑफ लंग्स। तो समझ जाना दोनों लोब के कौन से लोब में, सुपीरियर लोब में, और वहां भी कौन से पार्ट में, अपेक्स पार्ट में। यहां पर क्यों, क्योंकि हवा का कंसंट्रेशन हमेशा ऊपर ज्यादा होता है और नीचे कम होता है, तो लंग्स के अपेक्स पार्ट में कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा। दूसरा प्रश्न, मैक्सिमम, दूसरा प्रश्न है भाई, मैक्सिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज फाउंड इन विच लोब, इज फाउंड इन विच लोब। इन पांचों लोब में से, इन पांचों लोब में से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क कौन से लोब में रहेगा। इन पांचों लोब में से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क कौन से लोब में रहेगा। तो यहां ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा कौन से लोब में, सबसे ज्यादा रहेगा मिडिल लोब में। इसमें रहेगा मिडिल लोब में। मिडिल लोब में क्यों रहेगा, मिडिल लोब में क्यों रहेगा, उसका कारण है मिडिल लोब में इसलिए रहेगा क्योंकि कुछ स्टडी बताती है कि जो मिडिल लोब में जो ब्रोंकाई आ रहा है, मिडिल लोब में जो ब्रोंकाई आ रहा है, बाकी ब्रोंकाई की तुलना में वो नैरो होता है, बाकी ब्रोंकाई की तुलना में वो नैरो होता है। इसलिए राइट मिडिल लोब में इंफेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, इंफेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारा आंसर कौन सा होगा, यहां पर हमारा आंसर जाने वाला है राइट मिडिल लोब। कौन सा आंसर जाने वाला है, राइट मिडिल लोब, क्योंकि यहाँ का जो ब्रोंकाई है वो क्या है, वो नैरोवर है। वो किससे नैरोवर है, अदर ब्रोंकाई से। किससे नैरोवर है, वो अदर ब्रोंकाई से नैरोवर है। तो जब नैरो रहेगा तो वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, और जहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है वहां एरोबिक रेस्पिरेशन कम होता है, और जहां एरोबिक रेस्पिरेशन कम होता है वहां एन एरोबिक रिएक्शन ज्यादा होगी। तो वहां पर वो स्ट्रेंथ जो हम चाहते हैं वह स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाएगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसलिए राइट मिडिल लोब में इंफेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, राइट मिडिल लोब में इंफेक्शन के चांसेस काफी
ज्यादा होते हैं। देखो, दो रोचक तथ्य देख लिए अपन ने। कौन कौन से रोचक तथ्य देख लिए हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कौन से लोब में, सुपीरियर लोब में, वहां भी कौन सा पार्ट है, अपेक्स पार्ट है। सबसे ज्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कौन से पार्ट में, राइट मिडिल लोब में, क्योंकि उसका ब्रोंकस क्या है, उसका ब्रोंकस नैरो है, उसका ब्रोंकस नैरो है। चलो एक रोचक तथ्य और बताते हैं आपको, एक रोचक तथ्य और बताते हैं आप सभी को। रोचक तथ्य क्या है कि जब जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसके घर वालों को पता क्यों चल जाता है भाई? जब जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसके घर वालों को पता क्यों चल जाता है? उसका कारण है, जो शराब होती है उसका जो एक्सक्रीशन होता है वह होता है दो रास्तों से। कितने रास्तों से होता है भाई? दो रास्तों से होता है। पहला रास्ता होता है कौन सा रास्ता भाई? यूरिन का रास्ता। कौन सा रास्ता? यूरिन का रास्ता। और दूसरा रास्ता कौन सा होता है? लंग्स का रास्ता। कौन सा रास्ता? लंग्स का रास्ता। तो 90% ऑफ द वाइन जो होती है कहां से निकल जाती है? यूरिन के द्वारा। मगर जो 10% वाइन होती है वह किसके द्वारा निकलती है? वो वेपोराइज फॉर्म में निकलती है। कौन सी फॉर्म में निकलती है भाई? वो वेपोराइज फॉर्म में निकलती है। और वेपोराइज फॉर्म में जब ये वाइन निकलती है तो किसके द्वारा निकलेगी भाई? तो यह निकलेगी किसके द्वारा? यह निकलेगी ब्रीथ के द्वारा। किसके द्वारा निकलेगी भाई? वह निकलेगी सांस के द्वारा। सांस के द्वारा निकलने वाली जो शराब की कुछ अमाउंट है एक्सक्रीटरी तौर पे, और उसी के अंदर से क्या आने वाली है? स्मेल आने वाली है। उसी के अंदर से क्या आने वाली है? स्मेल आने वाली है। देखो, स्मेल आएगी शराब की, मगर ये पता नहीं लगेगा कि उसने पिया क्या है। ये पता नहीं लगने वाला कि उसने पिया क्या है। जैसे कि अनेक प्रकार के प्रोडक्ट हैं, कई प्रकार के हैं, मगर प्रोडक्ट का पता तो नहीं लगेगा, मगर ये जरूर पता लगेगा कि उसके अंदर क्या गई है? शराब गई है। इसी प्रकार के एक्सक्रीशन को अपन बोलते हैं वोलेटाइल एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं इस प्रकार के एक्सक्रीशन को? वोलेटाइल एक्सक्रीशन। क्या नाम देने वाले हैं भाई? वोलेटाइल एक्सक्रीशन। क्या नाम देने वाले हैं भाई? वोलेटाइल एक्सक्रीशन नाम इसको अपन देने वाले हैं। देखो, हमारे पास जो रोचक तथ्य है वो तीन रोचक तथ्य सामने आए हमारे पास। सबसे पहला कि लंग्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहां होता है? सुपीरियर लोब में। वहां भी कहां? अपेक्स पार्ट पर। मैक्सिमम रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन कहां होती है? राइट मिडिल लोब में। क्यों होती है? कि वहां का ब्रोंकस बाकी ब्रोंकाई की तुलना में नैरो होता है। तीसरा, शराब का एक्सक्रीशन कहां से होता है? 90% यूरिन से, 10% लंग से होता है। इसीलिए वेपोराइज फॉर्म में सांस के द्वारा शराब निकलनी है 10%। इसीलिए शराबी व्यक्ति हमारे पास बैठेगा तो क्या आएगी? स्मेल आएगी। इस प्रकार के एक्सक्रीशन का नाम क्या होगा? वोलेटाइल एक्सक्रीशन नाम होगा। ये चाय में नहीं होता, ये कॉफी में नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए हम लोग को पता नहीं है कि हमारे पास बैठने वाला व्यक्ति शराब पी के आया है, पता लग जाएगा, मगर चाय कॉफी पी के आया पता नहीं लग पाएगा, कोल्ड ड्रिंक पी के आया पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि वहां पर वोलेटाइल एक्सक्रीशन नहीं होता है। ओनली किसमें होता है? शराब में होता है। क्लियर है? रोचक तथ्य आ गए हमारे पास तीन। कितने आ गए हमारे पास? तीन रोचक तथ्य आ गए। चलो वापस चलते हैं लंग्स के पास। हमारे पास कितने लंग्स हैं? हमारे पास भाई दो लंग्स हैं, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। एक लेफ्ट में है और एक राइट में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लंग्स के अंदर कितने लोब होते हैं? राइट लंग्स के अंदर हमारे पास यहां पर आपको 3 लोब दिखाई दे रहे हैं और यहां पर आपको लेफ्ट में 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। ये भी क्लियर है? ये जो हमारे पास यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये क्या बने हुए हैं भाई? ये जो स्ट्रक्चर होती है ये लोब की बॉर्डर बनाती है। क्या बनाती है भाई? ये लोब की बॉर्डर बनाती है। और ऐसी स्ट्रक्चर जो लोब की बॉर्डर बनाती है इसको अपन बोलते हैं टिश्यू फिशर। क्या बोलते हैं? ये टिश्यू के बने हुए छोटे छोटे फिशर्स हैं। इनको नाम देने वाले हैं अपन। क्या नाम देने वाले हैं? टिश्यू फिशर। क्या नाम देने वाले हैं? टिश्यू फिशर इसको नाम देने वाले हैं। ये बीच बीच में थोड़ी सी क्लेफ्ट होती है, थोड़ी सी खांच होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? टिश्यू फिशर नाम है। टिश्यू फिशर इसका नाम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में कुछ डिफरेंस है क्या? बिल्कुल होगा भाई। लेफ्ट लंग्स में राइट लंग्स में डिफरेंस तो होगा ही सही। चलो क्या डिफरेंस होता है यहाँ देख भी लेते हैं अपन कि ये जो हमारा राइट लंग्स है वो हमने यहां लिख दिया, ये जो हमारा लेफ्ट लंग्स है हमने यहां लिख दिया। क्या डिफरेंस है भाई लेफ्ट लंग्स में राइट लंग्स में? डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पर हमारे पास कितने लोब होते हैं? यहाँ पर 3 लोब होते हैं। यहाँ हमारे पास कितने लोब होते हैं? यहाँ हमारे पास 2 लोब होते हैं। उसके अलावा ये जो राइट लंग्स होता है यह थोड़ा सा छोटा होता है, प्लस थोड़ा सा वाइडर होता है। छोटा होता है, चौड़ा होता है। मगर ये वाला जो लंग्स होता है यह नैरो होता है। कैसा होता है? नैरो होता है। प्लस साथ में ये होता है लॉन्गर।
यानी कि ये सकड़ा होगा, लंबा होगा, यह छोटा होगा और चौड़ा होगा। यहां लिख भी देते हैं, ये यहां पर छोटा है और चौड़ा है, ये यहां पर क्या है, सकड़ा है, और यहां पर ये लंबा है। तो इसका मतलब यहां पर सकड़ा लंबा और यहां पर छोटा और चौड़ा क्यों है? इसका कारण है कि जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें एक स्पेस होता है। लेफ्ट लंग्स स्पेस, लेफ्ट लंग्स में क्या होता है, एक स्पेस होता है। इस स्पेस का नाम क्या होता है? इस स्पेस का नाम होता है साइनस, इसका नाम होता है हाइलम। क्या नाम होता है? साइनस या फिर हाइलम। इस स्पेस में क्या होता है? इस स्पेस में हार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। तो हार्ट का स्पेस वहां पर बना हुआ है, उसी स्पेस के कारण से वह थोड़ा सा नेरो है और थोड़ा सा लंबा है। यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर हार्ट का स्पेस नहीं है, इसलिए यहां पर ये छोटा है और चौड़ा है। चलो वेट की दृष्टिकोण से बात करें कि भाई इसका वेट ज्यादा होगा कि इसका वेट ज्यादा होगा, तो इसका वेट ज्यादा होगा, उसका वेट कम होगा, इसका वेट थोड़ा सा कम होगा। कितना वेट होगा इसका? तो इसका वेट माना गया है लगभग 450 ग्राम। कितना माना गया है? 450 ग्राम। और इसका वेट कितना माना गया है? इसका वेट माना गया है 400 ग्राम। कितना वेट माना गया है? 400 ग्राम। देखो ये एवरेज वेट होते हैं। क्या होते हैं ये एवरेज वेट होते हैं। एवरेज वेट का मतलब है कि कितना वेट है कि 375 ग्राम से लेकर 475 ग्राम, 375 ग्राम से लेकर 475 ग्राम के बीच में इसका वेट कैरी होता है। तो एवरेज जो आता है वो लगभग 450 ग्राम आता है। इसका कितना आता है? इसका आता है 375 से लेकर 450 ग्राम, 375 से लेकर 450 ग्राम आता है। तो एवरेज निकल के कितना आ रहा है यहाँ पर? ये निकल के आ रहा है कितना? 400 ग्राम। तो टोटल मिला के अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि लंग्स का वेट कितना होता है, तो लंग्स का वेट आपको बताना है कितना? अराउंड 1000 ग्राम। अगर ग्राम में पूछे तो, पाउंड में पूछे तो कितना पाउंड? 2.2 पाउंड। कितना पाउंड बताना है? 2.2 पाउंड बताना है। क्लियर है? अगर मान लो इसमें भी नहीं पूछे, आपसे किलो में पूछ ले तो कितना बताना है भाई? 1 किलो बताना है। तो 1 किलो लंग्स का वेट होता है लेफ्ट का और राइट का। अगर मान लो यहां पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाए, हालांकि बने तो नहीं है, फिर भी बन जाए कि लेफ्ट लंग्स की बजाय हार्ट अगर राइट लंग्स में हो, लेफ्ट लंग्स की बजाय अगर यहां पर जो स्पेस है वो लेफ्ट में ना होकर कहां हो? राइट में हो। तो अगर हार्ट लेफ्ट में ना होने की बजाय कहां हो? राइट में हो, तो लेफ्ट में अगर ना होकर अगर राइट साइडेड हार्ट रहा, कैसा रहा ये? राइट साइडेड हार्ट रहा, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या नाम होगा? डेक्स्ट्रोकार्डिया। अगर हार्ट लेफ्ट लंग्स के अंदर ऑक्यूपाइंग स्पेस में ना रहा हो, अगर वो कहां रहा हो? अगर वो राइट साइड में रहा हो, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा भाई डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या नाम होगा भाई? डेक्स्ट्रोकार्डिया उसका नाम होगा। अगर मान लो यहां पर कभी कभी, वैसे नहीं पूछेंगे, फिर भी 2026-2027 के नोट सेट में हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि अभी तक तो ध्यान गया नहीं है, फिर भी पूछ ले कि अगर ऑल ऑर्गन अगर अपोजिट साइड पे हो जाएं, अगर हमारे शरीर के सारे ऑर्गन कहां हो जाएं? अपोजिट साइड पर। लीवर कहां है? राइट में है, अगर कहां चला गया? लेफ्ट में। स्प्लीन कहां है? लेफ्ट में, कहां चला गया? राइट में। हार्ट लेफ्ट में है, कहां चला गया? राइट में चला गया। सारे ऑर्गन अगर इधर के उधर हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? तो सारे ऑर्गन जब इधर के उधर हो जाएंगे तो उसका नाम है साइटस इनवर्सस। क्या नाम है? साइटस इनवर्सस उसका नाम होगा। अगर एक ऑर्गन हो जाए तो डेक्स्ट्रोवर्ट लगा दो, अगर सारे ऑर्गन हो जाए तो क्या बोलना है? साइटस इनवर्सन। यह एक बीमारी में होता है, एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम होता है कर्ता एजनर सिंड्रोम। क्या नाम होता है? कर्ता एजनर सिंड्रोम नाम होता है बीमारी का। इस बीमारी के अंदर एक प्रकार की जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें स्पर्म का सिलेरी फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। स्पर्म का सिलेरी फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उस बीमारी को कहते हैं अपन कर्ता एजनर सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम के अंदर सारे ऑर्गन कहां आ जाते हैं? अपोजिट साइड पे आ जाते हैं। इस बीमारी का नाम क्या है? अगर ऐसा हो जाता है तो साइटस इनवर्सस। क्या नाम देंगे? साइटस इनवर्सस। और ओनली एक ऑर्गन होता है तो क्या नाम देने वाले हैं भाई? डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या नाम देने वाले हैं भाई? डेक्स्ट्रोकार्डिया नाम देने वाले हैं। चलो
तो हमारे पास राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स का कुछ डिफरेंस सामने आया है। क्या डिफरेंस सामने आया है? सबसे पहले डिफरेंस क्या है कि राइट लंग्स में कितने लोब हैं? 3 लोब। लेफ्ट लंग्स में कितने लोब हैं? 2 लोब हैं। राइट लंग्स शॉर्टर प्लस वाइडर है, मगर लेफ्ट लंग्स नैरोअर प्लस लॉन्गर है। इसका वेट 450 ग्राम है, इसका वेट 400 ग्राम है। इसमें एक स्पेस है साइनस या हाइलम, जिसके अंदर क्या है? हार्ट पाया जाता है, और उसी हार्ट की वजह से ये थोड़ा सा नैरो है और थोड़ा सा लंबा है। क्लियर? उसके अलावा अगर हार्ट लेफ्ट साइड में ना होकर कहां होगा? राइट साइडेड में होगा, तो क्या नाम देना है? डेक्सोकार्डिया। अगर मान लो हार्ट के अलावा सारे ही ऑर्गन कहां हो जाए? अपोजिट साइड पे हो जाए। सारे ही ऑर्गन कहां हो जाए? अपोजिट साइड पर हो जाए, तो क्या नाम देने वाले हैं? साइटस इनवर्सस। क्या नाम देने वाले हैं? साइटस इनवर्सस। और साइटस इनवर्सस किसमें देखा गया है? एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिकल प्रॉब्लम है, जिसमें स्पर्म का सिलियरी फंक्शन काम करना बंद कर देता है, मोटिलिटी समाप्त हो जाती है। बीमारी का नाम है कर्ता एजनर सिंड्रोम। क्या नाम है? कर्ता एजनर सिंड्रोम नाम है बीमारी का। कर्ता एजनर सिंड्रोम नाम है बीमारी का। चलो वापस से चलते हैं डायग्राम के पास। डायग्राम काय का बनाया था अपन ने? डायग्राम बनाया था अपन ने लंग्स का डायग्राम। तो बीचों बीच हमारे पास क्या है? मीडियास्टिनम। उसके लेफ्ट और राइट पर क्या है? लंग्स है। इसमें कितने लोब हैं? इसमें 2 लोब हैं। इसमें कितने लोब हैं? इसमें 3 लोब हैं। लोब कौन बना रहा है? लोब बना रहा है टिश्यू फिशर। कौन बना रहा है? टिश्यू फिशर। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहां पर है? अपेक्स पार्ट पर है। सबसे ज्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कहां पर है? राइट वाले पार्ट पर है। उसके अलावा क्या पढ़ा है? उसके अलावा अपन ने पढ़ा है 4 सरफेस। कौन कौन सी सरफेस? अपेक्स हो गया, बेस हो गया, मिडिल सरफेस हो गया, कोस्टल सरफेस हो गया। उसके अलावा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये नैरो है प्लस लॉन्गर है, ये वाइडर है प्लस शॉर्टर है। ये 450 ग्राम का है, ये 400 ग्राम का है। इसमें लंग्स का स्पेस है, इसमें लंग्स का स्पेस नहीं है। अगर स्पेस इधर रहेगा तो क्या नाम हो जाएगा? डेक्सोकार्डिया। सारे ऑर्गन उल्टा पलटा हो जाएंगे तो क्या नाम दे देंगे? साइटस इनवर्सस नाम दे देंगे। क्लियर है यहां तक? चलो यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब लंग्स के अंदर जो हमारे पास अब यहाँ खाली खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इस खाली खाली स्पेस में क्या रहता होगा? इस खाली खाली स्पेस में क्या रहता होगा? तो खाली खाली स्पेस में सोचो आप लोग क्या रहता होगा? तो खाली खाली स्पेस में यहां पर क्या रहता होगा? तो खाली खाली स्पेस में यहां रहते हैं कौन? ब्रोंकियल ट्री, एल्वेलाई एंड लंग्स पेरेन्काइमा। देखो 3 चीज होती है। कौन कौन सी होती है? पहले नंबर पे तो होता है ब्रोंकियल ट्री, यानी ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, सेगमेंटल ब्रोंकियोल। दूसरे नंबर पर यहां होते हैं एल्वियोलाई। क्या होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं। तीसरे नंबर पर क्या होता है? तीसरे नंबर पर होता है यहां पर लंग्स पेरेन्काइमा। क्या होता है यहां पर? लंग्स पेरेन्काइमा। 3 चीजें मिल गई आपको। कौन कौन सी चीजें मिल गई? ब्रोंकियल ट्री, एल्वियोलाई और लंग्स पेरेन्काइमा। जब ये सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे, सारे के सारे अंदर यहां पर आ जाएंगे, तो लंग्स अंदर से क्या हो जाएगा? बिल्कुल पैक हो जाएगा। इसके अंदर खाली कैविटी नहीं मिलेगी, इसके अंदर खाली कैविटी नहीं मिलेगी। चलो दिखाते हैं, देखें आपको। जब ये लंग्स का अंदर ही अंदर का सिरा ऐसा हो जाता है तो फिर इसके अंदर खाली कैविटी नहीं मिलती है। तो ये जो आपको यहाँ पर सरफेस दिखाई दे रही है, ये बॉर्डर की, इस बॉर्डर की सरफेस पर यहाँ पर पाई जाती है क्या? लंग्स पेरेन्काइमा। क्या पाई जाती है यहाँ पर? लंग्स पेरेन्काइमा यहाँ पर पाई जाती है। देखो बॉर्डर पे अंदर की साइड पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक पिंक कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है। और ये जो पिंक कलर की लाइनिंग होती है, इस पिंक कलर की लाइनिंग का नाम क्या है? इसका नाम है लंग्स पेरेन्काइमा। क्या नाम है? लंग्स पेरेन्काइमा। तो यहाँ लिख भी देते हैं हम आपको दिखाने के लिए कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है लंग्स पेरेन्काइमा। आप लोगों ने एक बीमारी पढ़ी होगी, बीमारी का नाम है भाई निमोनिया। व्हाट इज ए निमोनिया? निमोनिया इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स पेरेन्काइमा। निमोनिया इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा, यानी निमोनिया में लंग्स पेरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो 4 प्रकार से होता है। एक तो होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, एक होता है इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड निमोनिया, और एक होता है एस्पायरेटेड निमोनिया। केप, हेप, आईसीपी और एपी, 4 प्रकार का। केप, हेप, आईसीपी और एपी। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, अस्पताल में रहने के लिए। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, शुरू के 24 घंटे में जो सिम्टम आते हैं।
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज निमोनिया जिसकी इम्यूनिटी डाउन है। एस्पायरेटेड निमोनिया, पानी वानी पी रहे होंगे तो नीचे उलझ गया और कहां चला गया, लंग्स में चला गया, कौन सा निमोनिया हो गया, एस्पायरेटेड निमोनिया हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो निमोनिया होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, निमोनिया हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो निमोनिया में कौन सा चीज अफेक्टेड है, लंग्स पेरेन्काइमा अफेक्टेड है। अब एल्वेलाई की बात करते हैं कि हमारे पास एल्वेलाई कितनी है, हमारे पास एल्वेलाई कितनी है, तो एल्वेलाई हमारे पास एक लंग्स में है 300 और दूसरे लंग्स में है 300। मोटे मोटे तौर पर हम बोल रहे हैं 300 कितनी हो गई, 600 मिलियन। 300 कितनी हो गई, 600 मिलियन। तो हमारे पास जो एल्वेलाई है वो 300 मिलियन एक लंग्स में, 300 मिलियन एक लंग्स में, और 2 लंग्स की बात करें तो 600 मिलियन। तो हमारे पास टोटल मिला के मोटे मोटे तौर पर 600 मिलियन एल्वेलाई होती है। कितनी एल्वेलाई, 600 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होते हैं 10 लाख और 600 मिलियन बराबर 6000 लाख होते हैं। इतनी सारी एल्वेलाई हमारे पास होती है। उसके अलावा क्या होता है, ब्रोंकियल ट्री होता है। क्या होता है, ब्रोंकियल ट्री होता है। ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, ऐसा ट्री जो ब्रोंकस से स्टार्ट होता है और टर्मिनल ब्रोंकियोल पर खत्म होता है। ब्रोंकस से स्टार्ट होता है और टर्मिनल ब्रोंकियोल पर खत्म होता है। इस पूरी चीज को समझने के लिए इस डायग्राम के अलावा हमें और भी कुछ समझना पड़ेगा। इस पूरी चीज को समझने के लिए इस डायग्राम के अलावा हमें और कुछ भी समझना पड़ेगा। जैसे कि लंग्स पेरेन्काइमा तो हमने आपको दिखा दी, मगर ये नहीं दिखा पा रहे हैं ब्रोंकियल ट्री और एल्वेलाई। चलो इसको समझते हैं अपन। इसको समझने के लिए अपन एक डायग्राम और बनाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम और बनाते हैं। चलो बनाते हैं कि ये है हमारे पास यहाँ पर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये फर्स्ट ऑर्गन है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्गन है जिसका नाम है ट्रेकिया। जिसका नाम क्या है, ये ट्रेकिया है। और ट्रेकिया का जो लास्ट छल्ला होता है, लास्ट कार्टिलेज होता है, यह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पार्ट का नाम है ट्रेकिया। क्या नाम है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया का जो लास्ट रिंग होता है, सी शेप्ड रिंग, यह रिंग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और यह बनाता है ब्रोंकस। क्या बनाता है, ब्रोंकस। जो इधर वाला ब्रोंकस होता है इसका नाम लेफ्ट ब्रोंकस होता है। जो इधर वाला ब्रोंकस होता है इसका नाम होता है राइट ब्रोंकस। क्या नाम होता है, राइट ब्रोंकस इसका नाम होता है। क्लियर। लेफ्ट ब्रोंकस जो होता है यह 2 भागों में डिवाइड होता है। लेफ्ट ब्रोंकस जो होता है वह 2 भागों में डिवाइड होता है। अगर आपको यहाँ सोचना चाहे कि भाई 2 भागों में क्यों डिवाइड होता है, तो हमारे पास लेफ्ट लंग्स में कितने लोब हैं, हमारे पास 2 ही लोब हैं, इसलिए 2 भागों में डिवाइड होता है। तो जब ये ब्रोंकस लेफ्ट भागों में डिवाइड होता है तो 2 ब्रोंकाई बनाता है। कितनी ब्रोंकाई बनाता है, 2 ब्रोंकाई। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास कितनी ब्रोंकाई हो गई, हमारे पास ये हो गई है 2 ब्रोंकाई, क्योंकि यहाँ पर कितने लोब हैं, हमारे पास 2 लोब हैं। राइट ब्रोंकस जो होता है ये होता है 3 भागों में डिवाइडेड। कितने भागों में डिवाइडेड होता है, यह है हमारे पास 3 भागों में डिवाइडेड होता है। इसका मतलब ये कितनी ब्रोंकाई बनाता है, यह बनाता है 3 ब्रोंकाई। कितनी ब्रोंकाई बनाता है, ये बनाता है 3 ब्रोंकाई बनाता है। ये भी क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर जो ब्रोंकाई बन चुकी है, क्या ब्रोंकाई भी डिवाइड होगी, क्या ब्रोंकाई भी डिवाइड होगी, हाँ ब्रोंकाई भी डिवाइड होगी। तो ये वाली ब्रोंकाई होती है, ऊपर वाली ब्रोंकाई, यह डिवाइड होती है 4 में। तो यह डिवाइड होती है 4 में। तो 1 2 ये 3 और ये 4 हो गए। तो हमारे पास 1 2 3 और ये 4, ये 4 क्या आ गई हमारे पास, ये ब्रोंक्यूल्स आ गई। क्या आ गई है हमारे पास, ये ब्रोंक्यूल्स आ गई है। क्या ये भी 4 में डिवाइड होती है, तो हाँ ये भी 4 में डिवाइड होती है। तो ये भी कर देते हैं अपन, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। तो 1 2 3 और 4, हमारे पास कितनी ब्रोंकाई हो गई, 4 ये ऊपर वाली हो गई और 4 ये नीचे वाली हो गई। कितनी ब्रोंक्यूल्स आ गई, हमारे पास आ गई है 4 4 8, 8 ब्रोंक्यूल हो गई। तो ये हमारे पास यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास 8 ब्रोंक्यूल आ गई है। चलो इधर की बात करते हैं, क्या इधर भी ऐसे डिवाइडेशन होते हैं, बिल्कुल पक्का इधर भी ऐसे डिवाइडेशन होते हैं। चलो सीखते हैं, देखें कैसे होते हैं। कि ये वाली जो होती है ऊपर वाली, यह डिवाइड होती है 3 ब्रोंकाइल में। कितने में, 1 2 और 3, 3 ब्रोंक्यूल में ये डिवाइड होती है। ये वाली होती है मिडिल वाली, ये 4 में डिवाइड होती है। तो 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 ब्रोंक्यूल में डिवाइड होती है। तो लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 और ये 4।
ये कितने में डिवाइडेड है, ये 3 में डिवाइडेड होती है, तो 1 2 और 3, तो यहां हो गई हमारे पास 3, यहां हो गई 4 और यहां हो गई 3, कितने हो गई भाई 10 हो गई। तो टोटल ब्रोंकियोल कितनी हो गई हमारे पास, 10 ब्रोंकियोल हो गई। तो हमारे पास अगर अपन बात करें कि लेफ्ट लंग्स में कितनी ब्रोंकियोल है, तो लेफ्ट लंग्स में हमारे पास 8 ब्रोंकियोल है। उधर कितनी ब्रोंकियोल है हमारे पास, उधर हमारे पास 10 ब्रोंकियोल है। कितनी ब्रोंकियोल है, 10 ब्रोंकियोल है। इधर हमारे पास कितने ब्रोंकाई है लेफ्ट में, तो ब्रोंकाई तो हमारे पास 2 ही हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। और यहाँ कितनी ब्रोंकाई है, यहाँ 3 लोब है, तो 3 ब्रोंकाई आ गई है। तो 3 और 2 कितने हो गई, 5 ब्रोंकाई होगी। टोटल मिला के ब्रोंकियोल कितनी हो गई, टोटल मिला के ब्रोंकियोल हो गई हमारे पास 18। 8 तो उधर हो गई और 10 कितनी हो गई, इधर हो गई। 8 10 18 हो गई। तो जब भी टोटल का क्वेश्चन पूछे तो टोटल बता दो, अगर मान लो सिंगल का पूछे तो सिंगल बता दो। आगे बढ़ते हैं चलो। क्या ब्रोंकियोल भी आगे डिवाइड होती है क्या, यस, ब्रोंकियोल भी आगे डिवाइड होती है। तो यहां लिख देते हैं, स्पेस बचा हुआ है कि ये जो ब्रोंकियोल होती है यह भी आगे डिवाइड होती है 2 भागों में। कौन कौन से भागों में, एक तो होती है सेगमेंटल ब्रोंकियोल, सेगमेंटल ब्रोंकियोल, और एक होती है हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। सेगमेंटल ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, इसका डायग्राम यहां बनाएंगे तो कचरा होगा। इसी का डायग्राम अपन नीचे बनाते हैं, इसी का डायग्राम अपन का बनाते हैं, नीचे बनाते हैं। कि हमारे पास राइट लंग्स की बात करें, कौन से लंग्स की, राइट लंग्स की, कितनी ब्रोंकियोल है हमारे पास, ये हमारे पास 10 ब्रोंकियोल्स हैं। और अगर अपन लेफ्ट साइड की बात करें कि लेफ्ट साइड में कितनी ब्रोंकियोल है हमारे पास, तो इस साइड हमारे पास 8 ब्रोंकियोल है। 8 और 10 कितने हो गए, 18 हो गए। अब ये ब्रोंकियोल जो रहेगी यह ऊपर 1, ये 2, ये 3 रहेगी, और फिर ये बीच में 1 2, ये 3 और ये 4 रहेगी। फिर तीसरी ब्रांच में 1 2 और ये 3 रहेगी। इधर भी अपन ऐसे ही कर लेते हैं कि एक में कितने फायदे थे, एक में हमारे पास 4 थे, फिर 1 2 3 और ये 4 हो गई। तो 4 4 8 हो गई, और 3 4 और 3 हो गई, ये 10 हो गई। इसके बाद फिर क्या होता है, ये पढ़ा है अपन ने, सेगमेंटल और टर्मिनल ब्रोंकियोल होती है। तो ये जो ब्रोंकियोल होती है ये अलग अलग सेगमेंट में जाती है। ये लंग्स के लोब में लोब्यूल होते हैं, लोब्यूल में फिर होते हैं अलग अलग सेगमेंट। लंग्स के लोब में अलग अलग लोब्यूल होते हैं, और फिर अलग अलग लोब्यूल में क्या होते हैं, अलग अलग सेगमेंट होते हैं। क्या ये काउंटेड है कि भाई ये काउंटेड तो नहीं है, काफी ज्यादा ये ब्रांचेज है, काउंटेड तो नहीं हो पाएगी। ये होती है सेगमेंटल ब्रोंकियोल। और सेगमेंटल ब्रोंकियोल के बाद फिर आती है हमारे पास इसमें डिवाइड करने के लिए टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसको डिवाइड करने के लिए कौन सी ब्रोंकियोल आती है, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल इस प्रकार से आती है। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल आ गई हमारे पास। तो पूरे लंग्स में एक प्रकार का पौधा बनता है, एक प्रकार का ट्री बनता है, और ये जो ट्री होता है इस ट्री का नाम क्या है, इस ट्री का नाम है ब्रोंकियल ट्री। क्या नाम है इस ट्री का, ब्रोंकियल ट्री नाम है। तो यहां पर बीच बीच में आप लोग देख रहे हैं कि सेगमेंटल ब्रोंकियल आ चुकी है, ये सेगमेंटल हो गई, और लास्ट वाले छोर पे कौन सी आ गई भाई, टर्मिनल आ गई। कौन सी आ गई भाई, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल हो गई। तो सबसे पहले ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद फिर है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद में है सेगमेंटल ब्रोंकियोल्स, सेगमेंटल ब्रोंकियोल के बाद में है टर्मिनल ब्रोंकियोल। और जब टर्मिनल ब्रोंकियोल आ जाती है तो टर्मिनल ब्रोंकियोल के यहाँ पर इस प्रकार से छल्ले पाए जाते हैं, इस प्रकार से क्लस्टर्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ क्लस्टर्स मिलेंगे, और ये जो क्लस्टर्स मिलेंगे यह क्लस्टर किसके मिलेंगे, यह क्लस्टर मिलेंगे हमें एल्विलाई के। किसके क्लस्टर मिलेंगे हमें, ये एल्विलाई के क्लस्टर्स मिलेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो एल्विलाई के क्लस्टर्स होते हैं यह ग्रुप में होते हैं, काय में होते हैं, ये ग्रुप में होते हैं। तो इनको अपन अगर नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं क्लस्टर्स ऑफ एल्विलाई। क्या नाम दे सकते हैं, क्लस्टर्स ऑफ एल्विलाई, अपन इसको नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, क्लस्टर्स ऑफ द एल्विलाई नाम दे सकते हैं। देखो वापस चलते हैं ऊपर की ओर कि हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया काय में डिवाइड हुआ है, ट्रेकिया डिवाइड हुआ है ब्रोंकस में, ये लास्ट छल्ला। इधर वाला ब्रोंकस राइट ब्रोंकस हो गया, इधर वाला ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस हो गया। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकस जो होता है लेफ्ट साइड में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, तो 2 में डिवाइड होगा
तो 2 में डिवाइड होगा तो अपन ने क्या नाम लिख दिया, 2 ब्रोंकाई। क्या नाम लिख दिया, 2 ब्रोंकाई। इधर 10 में डिवाइड होता है तो क्या नाम लिख दिया अपन ने, 3 ब्रोंकाई। 2 ब्रोंकाई जो वापस से डिवाइड होती है तो 4 + 4 ब्रोंकियोल बनाती है, तो कितने ब्रोंकियोल हो गई हमारे पास, 8 ब्रोंकियोल। इधर यहां पर क्या बनता है, ऊपर 3 ब्रांचेज, नीचे 4, फिर 3, 3 4 3 बोले तो कितने ब्रांचेज हो गए, 10 हो गए। तो 10 ब्रोंकियोल हो गए, 10 और 8 18 ब्रोंकियोल हो गए। अब ब्रोंकियोल काय में डिवाइड होंगे, सेगमेंटल में और टर्मिनल में। सेगमेंटल में और टर्मिनल में, तो ये बना दिए अपन ने सेगमेंटल टर्मिनल, कि ये बना दिए थे अपन ने 10, इनका निकाल दिया सेगमेंट, फिर वहां से क्या निकल गया, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रोंकियोल, टर्मिनल का मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रोंकियोल। और हर लास्ट पार्ट में क्या जुड़ा हुआ है, हर लास्ट पार्ट में हमारे पास जुड़ा हुआ है क्या, हमारे पास जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये एल्वेलाई। तो एल्वेलाई किस रूप में पाई जाती है हमारे पास, तो एल्वेलाई पाई जाती है किसके रूप में, गुच्छों के रूप में। इसलिए हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, क्लस्टर्स ऑफ द एल्वेलाई। क्या नाम दे दिया यहाँ पर, क्लस्टर्स ऑफ द एल्वेलाई हमने यहाँ पर नाम दे दिया। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, क्लस्टर्स ऑफ द एल्वेलाई बन चुका है। क्लियर है बात सभी को। अब ये जो डायग्राम अपन लोगों ने यहाँ पर देखा है कि इस ऐसा नीचे ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद ये पूरा ब्रोंकियल ट्री होता है। इस पूरे ट्री को अगर अपन जोड़ दें, इस ये वाले ट्री को, ये वाले ट्री को, इस पूरे ट्री को अगर अपन जोड़ दें, दोनों ट्री को अगर अपन जोड़ दें, तो दोनों ट्री को जोड़ने के बाद जो हमें चीज प्राप्त होती है उसका नाम होता है रेस्पिरेटरी ट्री। क्या नाम बोलेंगे इसको अपन, रेस्पिरेटरी ट्री नाम बोलेंगे। इसको अपन अगर लंग्स के अंदर उतार दें, और लंग्स के अंदर उतारने के बाद ये स्ट्रक्चर वहां दिखाई देगी, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलने वाला है रेस्पिरेटरी ट्री। क्या मिलने वाला है, रेस्पिरेटरी ट्री। ये ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला है हमारे पास कौन सा ट्री, ये वाला ट्री है हमारे पास ब्रोंकियल ट्री। कौन सा ट्री है हमारे पास, ये है हमारे पास ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, क्लस्टर्स ऑफ द एल्वेलाई। तो हम ए फॉर एप्पल को बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री, बी फॉर बॉल को बोलते हैं क्लस्टर्स ऑफ द एल्वेलाई। और यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्री का मतलब क्या है, ब्रोंकियल ट्री और क्लस्टर्स ऑफ द एल्वेलाई। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि क्लस्टर्स ऑफ द एल्वेलाई को और साथ में किसको, ब्रोंकियल ट्री को, सबको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्री बन जाएगा। अगर यही डायग्राम अगर अपन लोग लंग्स में ऐड कर लेते ऊपर, तो वहां पर थोड़ा सा शॉर्टेज आ जाती पूरे डायग्राम में। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास लंग्स होता है, इस लंग्स के अंदर वो सारा का सारा ट्री जो है वो फिट होता है, वो सारा का सारा ट्री जो है वो फिट होता है। और जब वो फिट होता है तो पूरे लंग्स का निर्माण हो जाता है। जब वो फिट होता है तो पूरे लंग्स का निर्माण हो जाता है। तो इस लंग्स के अंदर, इस लंग्स के इंटीरियर साइड पे हमने क्या देख लिया है, इस लंग्स के इंटीरियर साइड पे हमने देख लिया है ब्रोंकियल ट्री। इसी लंग्स के इंटीरियर साइड पे क्या देख लिया है, एल्वेलाई। और इसी लंग्स के इंटीरियर साइड पे क्या देख लिया है, लंग्स पेरेन्काइमा। तो हमारे पास पूरा का पूरे क्या आ चुका है, लंग्स का स्ट्रक्चर आ चुका है। क्या आ चुका है हमारे पास, लंग्स का स्ट्रक्चर आ चुका है। क्लियर हो गया सभी को, ये लंग्स है और लंग्स के अंदर ये पूरा का पूरा ही हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है। सारे रोचक तथ्य भी आपको बता दिए गए हैं। और सारे रोचक तथ्य को पढ़ने के बाद, सारे रोचक तथ्य को पढ़ने के बाद अब अपन चलते हैं इसके और अंदर। अब अपन कहाँ चल रहे हैं, इन एल्वेलाई के अंदर चल रहे हैं। चलो चलते हैं एल्वेलाई के अंदर। तो अब हमारा जो टॉपिक है लंग्स के अंदर, कौन सा टॉपिक है, लंग्स के अंदर हमारा टॉपिक है अगर एल्वेलाई। क्या है भाई, एल्वेलाई। एल्वेलाई कितनी होती है भैया हमारे पास, तो एल्वेलाई होती है हमारे पास 300 मिलियन इन ईच लंग्स। 300 मिलियन इन ईच लंग्स। हर लंग्स में कितनी होती है भाई, 300 मिलियन होती है। दूसरा, 2 लंग्स हो गए तो कितनी हो गई, 600 मिलियन। कितनी हो गई, 600 मिलियन। जो एल्वेलाई होती है यह 3 लेयर की बनी होती है। जो एल्वेलाई होती है वह 3 लेयर्स की बनी होती है। चलो देखते हैं कौन कौन सी लेयर की बनी होती है। जो एल्वेलाई है हमारे पास कितने लेयर्स की बनी है, 3 लेयर की। तो जो एल्वेलाई की लेयर हमारे पास बाहर ही बाहर पाई जाती है, जो एल्वेलाई की लेयर हमारे पास बाहर ही बाहर पाई जाती है, इसका नाम होता है स्क्वेमस एपिथीलियम। क्या होता है, स्क्वेमस एपिथीलियम इसका नाम होता है। स्क्वेमस एपिथीलियम से बनी हुई लेयर को अगर हम बोलना चाहें तो इसका नाम होगा
न्यूमोसाइट 1, या एक और नाम होगा एल्वियोलर टाइप फर्स्ट। क्या नाम होगा? न्यूमोसाइट 1 या फिर एल्वियोलर टाइप फर्स्ट इसका नाम होगा। इसके अंदर कौन सी लेयर होती है? तो इसके अंदर हमारे पास एक लेयर और होती है, इसके अंदर हमारे पास होती है ये लेयर एक और ये जो लेयर हमारे पास होती है इस लेयर का नाम होता है सरफेक्टेंट सिक्रीटरी लेयर, सरफेक्टेंट सिक्रीटरी लेयर। और सरफेक्टेंट सिक्रीटरी लेयर का नाम होता है, क्या नाम? इसका नाम होता है न्यूमोसाइट 2। क्या नाम होता है? न्यूमोसाइट 2, या एक और नाम क्या होता है? एल्वियोलर टाइप 2। क्या नाम होता है? एल्वियोलर टाइप 2 नाम होता है। देखो एल्विलाई जो होती है कितनी होती है? 300 मिलियन होती है एक लंग्स के अंदर। सबसे बाहरी लेयर का नाम क्या होता है? सबसे बाहरी लेयर का नाम होता है वही क्या? स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई लेयर न्यूमोसाइट 1 या एल्वियोलर टाइप 1 होता है। उसके बाद दूसरी लेयर अंदर की ओर कौन सी होती है? सरफेक्टेंट सिक्रीटरी लेयर होती है, जिसका नाम क्या होता है? न्यूमोसाइट 2 होता है या एल्वियोलर टाइप 2 होता है। उसके अंदर भी लेयर होती है क्या? बिल्कुल साहब, उसके अंदर भी लेयर होती है। इसके अंदर भी यहाँ पर लेयर होती है। इसके अंदर जो हमारे पास ये लेयर होती है, इस लेयर का जो नाम होता है, इस लेयर का नाम होता है डस्ट सेल। क्या नाम होता है? डस्ट सेल लेयर। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरी लेयर आ गई। कौन सी लेयर आ गई? डस्ट सेल की लेयर आ गई। कौन सी लेयर आ गई? डस्ट सेल की लेयर आ गई। इसका मतलब यह है कि डस्ट सेल तो हम सभी जानते हैं कि डस्ट सेल तो क्या है भाई? डस्ट सेल तो भाई मैक्रोफेजेज है। डस्ट सेल तो भाई क्या है? मैक्रोफेजेज है। तो जब जब भी हम सांस लेते होंगे तो सबसे पहले उस ब्रीथ के, उस हवा के कांटेक्ट में कौन सी लेयर आती होगी? तो इस हवा के कांटेक्ट में आती होगी डस्ट सेल की लेयर। और डस्ट सेल की लेयर अगर धूल में कुछ कण आ गए होंगे तो सारे के सारे कण किसके द्वारा मर जाएंगे? सारे के सारे कण मर जाएंगे किसके द्वारा? वो मर जाएंगे डस्ट सेल के द्वारा। उसके बाद कौन सी लेयर आएगी? सरफेक्टेंट सिक्रीटरी लेयर, जो आपको ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है। उसके बाद बाहरी लेयर कौन सी आएगी? प्रोटेक्टिव लेयर आएगी, जिसका नाम क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियम। जिसका नाम क्या है भाई? स्क्वेमस एपिथेलियम इसका नाम होता है। एल्वियोलर टाइप फर्स्ट, एल्वियोलर टाइप 2 एंड डस्ट सेल। एल्वियोलर टाइप फर्स्ट एंड एल्वियोलर टाइप 2 एंड डस्ट सेल, ये हमारे पास तीनों की तीनों लेयर आ गई। क्या तीनों लेयर अपना अपना काम कर रही है? तो हम 100% ये कहेंगे कि भाई काम कर रही है। ये काम कौन सा कर रही है? तो ये काम कर रही है किसका? यह काम कर रही है प्रोटेक्शन का। तो यह हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर क्या है? सरफेक्टेंट को सिक्रेट करने वाली। सरफेक्टेंट सिक्रेट हो जाएंगे तो क्या मेंटेन हो जाएगी? तो यहाँ मेंटेन हो जाएगी इलास्टिसिटी। क्या मेंटेन हो जाएगी? इलास्टिसिटी। तो एल्विलाई के अंदर जब डायलेशन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जब डायलेशन होता है, जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तब वहां पर सरफेक्टेंट उसकी मदद करते हैं। तब वहां पर सरफेक्टेंट उसकी मदद करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? यह सरफेस टेंशन को खत्म करते हैं। क्या करते हैं भाई? सरफेस टेंशन को खत्म करते हैं। सरफेस टेंशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं हिंदी में? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मतलब ये होता है कि हम रोजाना सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। सांस जो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो क्या है? एक हवा है। और ये हवा किसके कांटेक्ट में आती है? ब्लड के कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि हमारे ब्लड में ही तो क्या O2CO2 मिक्स होगी? बिल्कुल होगी। तो जब हवा ब्लड के कांटेक्ट में आती है तो क्या यहाँ पर बन सकता है क्या क्लॉट? बिल्कुल, देयर आर चांसेस कि यहाँ पर हवा के कांटेक्ट में जैसे ब्लड आएगा तो वहां पर क्या बन सकता था? क्लॉट बन सकता था। मगर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस हवा को मॉइस्चर में कन्वर्ट कर दिया। इस हवा को मॉइस्चर में यानी कि गीलेपन में कन्वर्ट कर दिया। किसने कर दिया? सरफेक्टेंट ने कर दिया। सरफेक्टेंट ने जैसे ही कन्वर्ट किया होगा तो कन्वर्ट करने के बाद यहां पर क्या हो गया? कन्वर्ट करने के बाद यहां पर वो हवा मॉइस्चर बनकर, वेपोराइज बनकर किसमें मिक्स हो गई? ब्लड में मिक्स हो गई। तो ब्लड के अंदर क्लॉट नहीं बना। इसी को कहते हैं क्या? सरफेस टेंशन को कम करना। इसी को क्या बोलते हैं भाई? सरफेस टेंशन को कम करना। क्लियर है? तो हमारे पास जो एल्विलाई है वो कितनी है भाई? एक लंग्स में हमारे पास एल्विलाई है कितनी? वो है 300 मिलियन। दो लंग्स में कितनी है? वो है हमारे पास 600 मिलियन।
एल्वेलाई में कितने लेयर होती है? एल्वेलाई में 3 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है? वह लेयर होती है हमारे पास कौन कौन सी? बाहरी बार, न्यूमोसाइट 1 या एल्वियोलर टाइप 1। न्यूमोसाइट 1 या फिर एल्वियोलर टाइप 1 होती है। काय की बनी होती है? स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। दूसरे नंबर पर क्या होती है? सरफेक्टेंट सिक्रेटरी लेयर होती है। ये क्या करती है? सरफेक्टेंट को सिक्रेट करती है। सरफेक्टेंट क्या करते हैं? इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ सरफेस टेंशन को कम करते हैं। चलो, अंदर ही अंदर कौन सी लेयर है? डस्ट सेल की लेयर है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। क्या एल्वेलाई में और भी कुछ होता है क्या? हाँ, एल्वेलाई में और भी कुछ होता है। क्या होता है देखते हैं। जो एल्वेलाई होती है, इस एल्वेलाई की सरफेस पर, जो एल्वेलाई होती है इस एल्वेलाई की सरफेस पर यहाँ पर काफी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पर काफी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोलते हैं? इन छोटे छोटे छिद्रों को बोलते हैं पोर ऑफ कॉन्स। क्या बोलते हैं इनको अपन? इनको बोलते हैं पोर ऑफ कॉन्स। तो छोटे छोटे छिद्र जो एल्वेलाई की सरफेस पर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र जो एल्वेलाई की सरफेस पर पाए जाते हैं, उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है पोर ऑफ कॉन्स। पोर ऑफ कॉन्स। पोर ऑफ कॉन्स क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कैपिलरी आती है, उस कैपिलरी के अंदर क्या पहुंचाते हैं? वो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस पहुंचाते हैं। इनकी साइज कितनी होती है? इनकी साइज होती है 5 माइक्रोन। कितनी साइज होती है? 5 माइक्रोन की साइज होती है। छिद्र का अंदर का डायमीटर कितना है? 5 माइक्रोन है। क्यों है 5 माइक्रोन? ताकि हवा अंदर से बाहर चली जाए, बाहर से अंदर चली जाए। बाहर की साइड कौन है? बाहर की साइड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कौन आ रही है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पास आ रही है पल्मोनरी कैपिलरी। तो पल्मोनरी कैपिलरी में हवा का क्या हो जाएगा? एयर का क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं? यहाँ पर दिए गए हैं पोर ऑफ कॉन्स। साइज कितनी? डायमीटर 5 माइक्रोन की। तो 5 माइक्रोन से छोटा अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहा तो वो यहां से निकलकर ब्लड में प्रवेश कर जाता है। मगर 5 माइक्रोन से अगर बड़ा रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 5 माइक्रोन से बड़ा वाला, तो वो यहां से ब्लड में नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब पोर ऑफ कॉन्स हमारी रक्षा कर रहे हैं किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 माइक्रोन से जो बड़े हैं उनको तो वो ब्लड में जाने नहीं देते हैं, मगर जो 5 माइक्रोन से छोटे हैं वो यहाँ पर पास कर जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं। तो ब्लड में जाने से पहले कौन एक्टिवेट हो जाती है? डस्ट सेल एक्टिवेट हो जाती है। और डस्ट सेल क्या कर देती है? फेगोसाइटोसिस करती है। डस्ट सेल क्या करते हैं? मैक्रोफेजेज ऑफ द लंग्स होते हैं, बड़े पार्टिकल को खाने की क्षमता रखते हैं। तो एल्वेलाई के अंदर 3 लेयर क्लियर है अपनी। उसके अलावा इसके अंदर पोर ऑफ कॉन्स क्लियर है। पोर ऑफ कॉन्स छिद्र जैसी संरचना होती है जिसका डायमीटर 5 माइक्रोन होता है। जहां से यहाँ जितनी भी एयर आती है वो सारी एयर यहाँ से पास होकर कहाँ जाएगी? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पास। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से वो कहाँ जाएगी? पल्मोनरी कैपिलरी में जाएगी। O2 तो वहां जुड़ जाएगी और CO2 वहां से अलग हो जाएगी। O2 वहां जुड़ जाएगी और CO2 वहां से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। क्लियर है सभी को? चलो वापस से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि अभी तक अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। रिपीट कर लेते हैं पूरे को अपन। चलो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था अपन ने कि भाई हमारे शरीर के अंदर कितने लंग्स होते हैं? हमारे शरीर के अंदर कितने लंग्स होते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर होते हैं 2 लंग्स। कितने लंग्स होते हैं? हमारे शरीर के अंदर होते हैं 2 लंग्स। लंग्स कौन सी कैविटी में होते हैं? थोरेसिक कैविटी में होते हैं। कौन सी कैविटी में होते हैं भाई? थोरेसिक कैविटी में होते हैं। जो थोरेसिक कैविटी कहाँ होती है भाई? चेस्ट में होती है। कहाँ होती है? चेस्ट में होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं लंग्स का कितनी स्टेज के द्वारा होता है भाई? कि 5 स्टेज के द्वारा होता है। पहली वाली स्टेज का नाम क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। दूसरी वाली स्टेज का नाम क्या होता है? स्यूडोग्लैंडुलर स्टेज होता है। तीसरी वाली स्टेज का नाम कैनालिकुलर स्टेज होता है। उसके बाद आती है सेक्युलर स्टेज। उसके बाद आती है एल्वेलर स्टेज। यह स्टेज कहां से कहां तक चलती है? 3 वीक से लेकर 6 वीक तक। क्या बनाती है? फोरगट बनाती है। स्यूडोग्लैंडुलर स्टेज 6 वीक से लेकर 16 वीक तक चलती है। क्या बनाती है? ब्रोंकियल ट्री के और स्ट्रक्चर बनाती है। कैनालकुलाई स्टेज क्या बनाती है? वह ब्रोंकियल ट्री को कंप्लीट कर देती है 16 वीक से लेकर 28 वीक में। सेक्युलर के अंदर सरफेस एरिया बनता है 28 से लेकर 36 वीक में, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्री बनने वाला होता है। उसके बाद एल्वेलर स्टेज में 36 वीक से लेकर 8 साल तक एल्वेलाई पूरी की पूरी बनती भी है और मैच्योर भी होती है। वैसे एल्वेलाई कब बनना स्टार्ट हो जाती है? 32 वीक पर बनना स्टार्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। जो लंग्स होते हैं वो 2 होते हैं, राइट में और लेफ्ट में। लेफ्ट लंग्स के अंदर कितने लोब हैं? लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब हैं। राइट लंग्स के अंदर 3 लोब हैं। जो लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब होते हैं, सुपीरियर लोब होता है और
इंफीरियर लोब होता है। राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होते हैं, कौन कौन से है? सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब होते हैं। ये जो लोब होते हैं किसके द्वारा सेपरेटेड होते हैं? ये होते हैं टिश्यू फिशर के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। किसके द्वारा? टिश्यू फिशर के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऊपर की ओर होता है। ये अपन ने बात पढ़ी है किसके अंदर? रोचक तथ्यों के अंदर बात पढ़ी है कि हाईएस्ट ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ होता है? सुपीरियर लोब में होता है। सुपीरियर लोब में भी कहाँ होता है? अपेक्स पार्ट पर होता है। दूसरी रोचक बात क्या पढ़ी है? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो सबसे ज्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होने वाला है कहां पर? राइट मिडिल लोब में। शराब का एक्सक्रीशन कहां से होता है? 10% लंग से होता है, 90% यूरिन से होता है। इसलिए यहाँ वेपोराइज फॉर्म में शराब का एक्सक्रीशन होता है और स्मेल आती है पास वाले को, इसलिए इसको नाम दिया गया है वोलेटाइल एक्सक्रीशन। क्या नाम दिया गया है? वोलेटाइल एक्सक्रीशन नाम दिया गया है। राइट लंग्स में लेफ्ट लंग्स में क्या डिफरेंस है कि राइट लंग्स में 2 लोब है, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब है, राइट लंग्स में 3 लोब है। राइट लंग्स जो होता है ये नैरो होता है प्लस शॉर्टर होता है, नैरो होता है प्लस लॉन्गर होता है। और राइट लंग्स जो होता है ये वाइडर होता है, शॉर्टर होता है। इसका वेट 450 ग्राम, लेफ्ट वाले का वेट है 400 ग्राम। वहां पर हार्ट की जगह होती है जिसको अपन साइनस या फिर हाइलम बोलते हैं। और राइट साइडेड में अगर हार्ट होगा तो उसका नाम होगा डेक्स्ट्रोकार्डिया। अगर सारे ऑर्गन अपोजिट साइड में होंगे तो उसका नाम क्या होगा? साइटस इनवर्सस। ये किसमें होता है? एक प्रकार की ऐसी बीमारी जिसका नाम क्या है? कर्ता-एजनर सिंड्रोम। क्या नाम है? कर्ता-एजनर सिंड्रोम इसका नाम होता है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है? उसके अलावा हमने पढ़ा है ब्रोंकियल ट्री। लंग्स के अंदर जो होते हैं वो होते हैं ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री में लेफ्ट ब्रोंकस राइट ब्रोंकस का डिवाइडेशन होता है। लेफ्ट ब्रोंकस को 2 भागों में बांटा गया है, राइट ब्रोंकस को 3 भागों में बांटा गया है। राइट ब्रोंकस के अंदर 10 ब्रोंकियल होती है, लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर 8 ब्रोंकियल होती है। सारी ब्रोंकियल वापस से सब डिवाइडेड होती है जिसको अपन सेगमेंटल ब्रोंकियल बोलते हैं और टर्मिनल ब्रोंकियल बोलते हैं। सारी ब्रोंकियल्स ओपन होती है क्लस्टर्स ऑफ द एल्वेलाई में, और क्लस्टर्स ऑफ द एल्वेलाई अपन सभी ने देख ली। क्लस्टर्स ऑफ द एल्वेलाई हमारे सामने ये है, एल्वेलाई के गुच्छे हैं। फिर अपन ने एक एल्वेलाई को उठाया है और उठाने से पहले हमने यहाँ पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री का मतलब होता है ब्रोंकियल ट्री प्लस क्लस्टर्स ऑफ द एल्वेलाई। ब्रोंकियल ट्री प्लस क्लस्टर्स ऑफ द एल्वेलाई, ये हमने यहाँ पर एल्वेलाई देख ली है। एल्वेलाई क्या होती है? 300 मिलियन एल्वेलाई होती है एक लंग्स में। एक एल्वेलाई को अपन ने देख लिया है। एल्वेलाई इज कंपोज्ड ऑफ द 3 लेयर, न्यूमोसाइट टाइप 1, न्यूमोसाइट टाइप 2 एंड डस्ट सेल। आप भी देख लीजिए, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं यहाँ पर। चलो देख लीजिए, बाहर की जो लेयर होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, यह प्रोटेक्शन का काम करती है। जो मिडिल लेयर होती है यह बनी होती है सर्फेक्टेंट सिक्रेटरी लेयर, और यह काम करती है सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन करने का। और इसके बाद जो अंदर लेयर होती है वो होती है डस्ट सेल की लेयर, जो काम करती है मैक्रोफेजेस का। यहाँ पर अंदर ही अंदर गैस आती है, सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आती है? डस्ट सेल में। अगर धूल के कण गलती से डस्ट सेल के कांटेक्ट में आ गए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो मार दिया जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर पोर ऑफ कॉन्स पाए जाते हैं। पोर ऑफ कॉन्स क्या करते हैं? पोर ऑफ कॉन्स रक्षा करते हैं किसकी? 5 माइक्रोन का डायमीटर होता है। जो भी गैस आती है इसको कहां भेजते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पास भेजते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पास भेजने के बाद फिर ये चली जाती है कहां पर? ये चली जाती है पल्मोनरी कैपिलरी के पास चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम क्या दिया अपन ने? पोर ऑफ कॉन्स नाम दिया है। उसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होने वाला है। तो ये हमारे पास लंग्स पढ़ लिया अपन ने, लंग्स के अंदर ब्रोंकियल ट्री पढ़ लिया, ब्रोंकियल ट्री के अंदर क्या पढ़ लिया अपन ने? एल्वेलाई पढ़ लिया अपन ने। क्या लंग्स के अंदर इतनी स्ट्रक्चर होती है? हाँ, लंग्स के अंदर इंटरनल साइड पे हमारे पास इतनी ही स्ट्रक्चर होती है। क्या लंग्स के अंदर और भी कुछ होता है? बिल्कुल। लंग्स की आउटर साइड पर, लंग्स की आउटर साइड जो आपको दिखाई दे रही है, देखो इनर साइड में तो क्या है हमारे पास? लंग्स पेरेन्काइमा है। इनर साइड में तो क्या है हमारे पास? लंग्स पेरेन्काइमा है। मगर लंग्स की जो आउटर साइड होती है, इस आउटर साइड पे हमें और भी कुछ दिखाई देने वाला है। आउटर साइड पे हमें और भी कुछ दिखाई देने वाला है। क्या दिखाई देने वाला है? तो आउटर साइड पे दिखेगा अपने को एक कैविटी, और उस कैविटी का नाम क्या होगा? इस कैविटी का नाम होगा प्लूरल कैविटी। देखो इस कैविटी का नाम होगा प्लूरल कैविटी। ये कैविटी बना दी इसके बाहर की ओर, और इस कैविटी का नाम क्या हो जाएगा? प्लूरल कैविटी नाम हो जाएगा। देखो अंदर की लेयर बाहर की लेयर दोनों सेपरेटेड हो गई है। अंदर की लेयर ज्यादा डार्क पिंक कलर की है, बाहर की लेयर थोड़े से कम डार्क कलर की है। तो यहाँ पर जो अंदर की लेयर है और बाहर की लेयर है, ये दोनों क्या कर दिया अपन ने? ये दोनों अपन ने सेपरेटेड कर दी है। दोनों अपन ने क्या कर दिया है? इसको अपन ने सेपरेटेड कर दिया है। तो अंदर की लेयर और बाहर की लेयर के यहाँ पर आउटर बॉर्डर पर क्या मिल रही है?
यहाँ पर एक कैविटी मिल रही है और इस ये जो कैविटी होती है इसका नाम क्या होता है? प्लूरल कैविटी। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम प्लूरल कैविटी होता है। प्लूरल कैविटी के अंदर क्या भरा होता है? तो प्लूरल कैविटी के अंदर भरा होता है क्या? इसके अंदर भरा होता है फ्लूइड, और फ्लूइड का नाम क्या है? इस फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम होता है इसका? प्लूरल फ्लूइड इसका नाम होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लूरल कैविटी होती है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड का नाम क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड नाम होता है। देखो प्लूरल कैविटी जो होती है यह बनती है किससे? दो प्रकार की लेयर से। कितनी लेयर से बनती है? ये दो प्रकार की लेयर से बनती है। कौन कौन सी लेयर होती है? लेयर का नाम होता है हमारे पास पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। क्या नाम होता है हमारे पास? पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा बाहर की लेयर होती है, विसरल प्लूरा अंदर की लेयर होती है। पेराइटल प्लूरा जो होती है ये बाहर वाली लेयर होती है और ये विसरल प्लूरा जो होती है अंदर वाली लेयर होती है। दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इस स्पेस का नाम होता है प्लूरा, और प्लूरा के अंदर होता है कौन सा फ्लूइड? प्लूरल फ्लूइड। इसकी मात्रा होती है 15 ml से लेकर 25 ml। 15 ml से लेकर 25 ml इसकी मात्रा होती है। ये भी क्या करता है? ये भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लंग्स के यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। लंग्स के यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जब इस फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो एक बीमारी हो जाती है, बीमारी का नाम है प्लूरल इफ्यूजन। बीमारी का नाम क्या है? प्लूरल इफ्यूजन उसका नाम हो जाता है। 3-4 प्रकार से इसमें समस्याएं आती है। अगर इसमें पानी भर जाता है तो इसको बोल देते हैं अपन हाइड्रोथोरेक्स। अगर इसमें ब्लड भर जाता है तो इसको बोल देते हैं अपन हीमोथोरेक्स। अगर इसमें पानी भर जाता है तो हाइड्रोथोरेक्स है, ब्लड भर जाता है तो पानी भर जाता है तो हाइड्रोथोरेक्स होता है, ब्लड भर जाता है तो हीमोथोरेक्स होता है। अगर इसके अंदर हवा भर जाती है तो उसका नाम न्यूमोथोरेक्स हो जाता है, और अगर इसके अंदर लिम्फ डिपॉजिट हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है काइलोथोरेक्स। क्या नाम हो जाता है? काइलोथोरेक्स। तो जब भी प्लूरल फ्लूइड अगर वहां पर कुछ एबनॉर्मल हो जाए, उसकी मात्रा बढ़ जाए प्लूराइटिस की वजह से, प्लूरल इफ्यूजन की वजह से, तो कुछ अलग अलग प्रकार के यहाँ पर डिपोजिशन देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के डिपोजिशन होंगे इसलिए नाम भी इनके अलग अलग होंगे। बस हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर हवा का इसमें डिपोजिशन होगा तो हवा फिर ऊपर की ओर ज्यादा बढ़ेगी, और अगर इसमें लिक्विड का डिपोजिशन होगा तो लिक्विड नीचे की ओर ज्यादा बढ़ेगा। तो न्यूमोथोरेक्स जो होता है वो ऊपर वाले लोब को ज्यादा अफेक्टेड करता है। उसके अलावा हीमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, काइलोथोरेक्स जो होता है वो नीचे वाले लोब को ज्यादा अफेक्टेड करता है। तो ये पढ़ लिया है अपन सभी लोगों ने। क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है लंग्स। तो लंग्स के बारे में आज हमने काफी कुछ रोचक जानकारियां एकत्रित की है, और लंग्स के बारे में इन सारी रोचक जानकारियों को अपन ने पढ़ने के बाद हम इसके बारे में थोड़ा समझ पाए हैं कि लंग्स के अंदर क्या क्या होता है, जो भी होता है वो क्या क्या करता है। अब हम जो पढ़ने वाले थे वो पढ़ने वाले क्या थे? वो पढ़ने वाले अपन ये थे कि भैया हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, मगर यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कहां पर होगा? तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस आपको बताया गया है कि यहाँ पर हम जो भी सांस लेंगे वो सारी सांस किस में आएगी? वो इस एयरवे के थ्रू आएगी। हम जो सांस लेंगे वो नाक के द्वारा कहां पहुंचेगी? नेजल साइनस में। नेजल साइनस के द्वारा कहां पहुंचेगी? वो पहुंचेगी फेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स के द्वारा कहां पहुंचेगी? वो पहुंचेगी लेरिंग्स में। लेरिंग्स से कहां पहुंचेगी? वो पहुंचेगी ट्रेकिया में। ट्रेकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, सेगमेंटल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, सेगमेंटल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। फिर वहां से कहां पहुंचेगी? एल्वेलाई में। कहां पहुंचेगी? एल्वेलाई में। एल्वेलाई में जैसे ही वो अंदर आएगी तो यहां से क्या होगा? एक्सचेंज होगा। यहां से क्या होने वाला है? एक्सचेंज होने वाला है। एक्सचेंज कैसे होने वाला है उसको भी देख लो। एक्सचेंज कैसे होने वाला है कि ये यहां पर इसके ऊपर की ओर यहां पर पाई जाती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पाई जाती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के आसपास, इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के आसपास क्या होता है? इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के आसपास आती है यहाँ पर कैपिलरीज। क्या आती है यहाँ पर? कैपिलरीज। कैपिलरीज बोले तो कौन सी कैपिलरीज? पल्मोनरी कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज? पल्मोनरी कैपिलरीज। तो यहाँ आ गई हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज। तो ये आ गई है पल्मोनरी कैपिलरीज। ये जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती है, ये पल्मोनरी कैपिलरीज क्या करती है? यह डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जब भी यहाँ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को दिया जाता है तो अंदर से ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाती है? इस मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाती है, और मेम्ब्रेन के पास पहुंचने के बाद जैसे इससे ऑक्सीजन जुड़ती है तो CO2 यहाँ से अलग हो जाती है।
तो ऑक्सीजन तो दे दी जाती है पल्मोनरी कैपिलरी को और CO2 उससे ले ली जाती है। तो देने वाली चीज तो ऑक्सीजन है और लेने वाली चीज क्या है, हमारे पास CO2 है। तो हमने यहाँ से O2 को कहाँ भेज दिया, पल्मोनरी कैपिलरीज में, और पल्मोनरी कैपिलरीज से CO2 कहाँ भेज दिया, एल्विलाई में भेज दिया। क्लियर है? क्यों भेज दिया, कैसे चली गई होगी, इसके पीछे बहुत बड़ा कंसंट्रेशन काम करता है। कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द एल्विलाई goes to the lower concentration of the carbon goes into the lower concentration of the oxygen in the pulmonary capillary। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। मगर जो एल्विलाई होती है, जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, CO2 का कम होता है। तो जब ज्यादा CO2 कम की ओर बढ़ेगी तो ज्यादा CO2 कहां पर है, पल्मोनरी कैपिलरीज में, तो वो कहां जाएगी, कम की ओर। कम कहां पर है, वो है एल्विलाई में। मगर यहाँ पर O2 ज्यादा है तो कहां पर है, एल्विलाई में। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द एल्विलाई गोस टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द पल्मोनरी कैपिलरी, और इसी का उल्टा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द पल्मोनरी कैपिलरी गोस टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्विलाई। ऐसे जो गैस का एक्सचेंज होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के द्वारा इन दोनों के अंदर क्या होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है। डिफ्यूजन के द्वारा इनके अंदर क्या होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है। तो आज हमने पढ़ लिया है लंग्स क्या करता है, लंग्स क्या नहीं करता है, लंग्स के अंदर क्या क्या होता है। ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हो सकता है कि जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे या जो भी आपका नॉलेज आप लोगों ने लिया होगा उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है वहां पर इंक्रीमेंट लगा हो, थोड़ा बहुत वहां पर इजाफा हुआ होगा। तो आज हम इस क्लास का अब बाइंड अप करते हैं। हमने पढ़ लिया है कंप्लीट लंग्स और लंग्स के अंदर आने वाली सारी की सारी चीजें। तो धीरे धीरे हम लोग वाइटल्स ऑर्गन सारे के सारे स्टडी करते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद और आप सभी को शुभ रात्रि। हम कोशिश करेंगे इसी प्रकार से आप सभी की ज्ञान के दृष्टिकोण से मदद करते रहें और आप हमें आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद।